लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं एफबीटी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एजनहोवर प्रायोरिटी मैट्रिक्स। पर्सनल इफेक्टिवनेस में इंतहाई इंपॉर्टेंस रखता है कि हम एक क्वाड्रेंट है यहाँ पे, इस क्वाड्रेंट में कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की गई, जैसे कि किसी टास्क की इंपॉर्टेंस और उसकी अर्जेंसी। एक टास्क है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है कंपनी के लिए, टीम के लिए, उसके आउटकम कितने ज़रूरी हैं, कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितने रेवेन्यूज उससे इंक्रीज होंगे, कितना फ्यूचर बेनिफिट उससे मिल सकेगा, वो इंपॉर्टेंस बताता है। अर्जेंसी बताता है कि वो कितनी जल्दी करने की ज़रूरत है उसको, यानी कि उसकी टाइमलाइन, उसकी डेडलाइन कब तक है, नज़दीक है या दूर है। इसी बेस के ऊपर हम लोगों ने, यानी कि एजन होवर ने कुछ चीज़ें डिसाइड की जो आपको आनी चाहिए। टास्क नंबर 1 देखते हैं, Q1 क्रिटिकल। क्वाड्रेंट में इसको क्रिटिकल कहा जाता है। ऐसा टास्क क्रिटिकल कहलाएगा जिसकी इंपॉर्टेंस हाई है, जिसका स्टेक हाई है, जिसका स्टेक हाई है और साथ साथ इसकी अर्जेंसी भी हाई है, यानी कि इसकी डेडलाइन भी नजदीक है। इसको हर हाल में करना है। तो एक्शन क्या कहते हैं प्रायोरिटाइज में, हमने इसको एग्जीक्यूट इमीडिएटली, हमने इसको टॉप प्रायोरिटी देना है। यानी कि अगर कोई टास्क टीम के पास, उसका आउटकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, टीम के पास कोई टास्क है उसका आउटकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, नंबर 2 उसकी अर्जेंसी, उसका जल्दी होना बड़ा जरूरी है, तो होगा क्या, आप उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे। देखो, ये सिंपल, एक सिंपल साइकोलॉजी, सिंपल, वेरी सिंपल साइकोलॉजी है, जिसको इसने हॉवर ने आइजन हॉवर ने इसको क्रिटिकल का नाम दिया। आपकी अपनी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हर इंसान जो आर्टिकल्स में जाएगा, जो फर्म में जाएगा, जो एम्प्लॉय होगा, जो बिजनेसमैन होगा, उसका ब्रेन उसको खुद बता देता है कि दीज आर द थिंग्स जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, मेरे कारोबार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और इनका जल्द अज जल्द होना उससे ज्यादा जरूरी है। अगर ये इस टाइम तक ना हुआ, कोई टास्क कंप्लीट ना हुआ, कुछ भी डिसीजन ना लिया गया, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये अपनी वैल्यू लूज कर देगा। उसके बाद अगर कंप्लीट हो डेडलाइन के बाद, तो इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो इसकी स्ट्रेटेजिक रेशनल क्या है, आपने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नॉन कंप्लीशन कॉज डायरेक्ट इमीडिएट हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशन। कोर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो गैप है, उसका मतलब क्या है कि आपकी तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपके वर्किंग प्लेस के ऊपर हैं, कि आपने इसको प्रायोरिटी पे खत्म करना है। अगर ये प्रायोरिटी पे खत्म ना हुआ तो आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। बस आपने इतना सा याद रखना है कि जो क्रिटिकल टास्क होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका स्टेक हाई होता है, और उसका जो रिजल्ट डेडलाइन है वो भी नजदीक होती है। तो आपका प्रायोरिटी में उसको हायरार्की में रैंक टॉप पे रखना होता है। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक कौन सा क्वाड्रेंट है, इसमें इंपॉर्टेंस हाई होती है लेकिन अर्जेंसी लो होती है। अर्जेंसी अभी जरूरत नहीं होती, 1 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में इसने कंप्लीट होना होता है। तो इस किस्म को क्या करा जाता है, प्रॉपर स्केजुलाइज किया जाता है, इसको प्रॉपर प्लान किया जाता है, इसको प्रॉपर टाइम एलोकेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसने भी फौरन नहीं होना, इसके ऊपर प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए, इसका आउटकम बहुत जरूरी है, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो इसका आउटपुट होगा, it's gonna be way too, you could say it's way too necessary, it's way too critical, or it's way too important for us. So that's why we have to strategize it in accordance with their given resources। जो हमारे resources हमारे पास हैं, उनके साथ हमने इसको strategize करना है और इसको allocate करना है कि किस टाइम पे कितने employees चाहिए होंगे, कितनी मशीनरी चाहिए होगी, कितनी मैन पावर चाहिए। मैन पावर मतलब एक एम्प्लॉयज होते हैं, एक लेबर फोर्स होती है, तो मैन पावर मैं यहाँ पे लेबर फोर्स को कह रहा हूँ। ये सब चीज़ों को एलोकेट करना है स्ट्रेटेजिकली, ताकि डेडलाइन अचीव होने से 1-2 दिन पहले हम इस टास्क को कंप्लीट कर लें। तो इसकी स्ट्रेटेजिक रैशनल क्या है, हाई वैल्यू टास्क होता है, नॉट येट टाइम का मतलब अभी फौरन नहीं है, जैसे क्रिटिकल होता है। कंसिस्टेंट निग्लेक्ट माइग्रेट्स देम टू Q1। अगर हम इसको कंसिस्टेंटली निग्लेक्ट करते गए, हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज नहीं किया, इसकी डेडलाइन को प्रॉपर कंसिडर नहीं किया, तो ये क्वाड्रेंट Q1 में चला जाएगा, जिसका स्टेक भी हाई होगा और जिसकी अर्जेंसी भी हाई होगी। प्रोएक्टिव स्केड्यूल प्रिवेंट्स क्राइसिस ड्रिवन एग्जीक्यूशन। तो फिर क्या होता है, प्रोएक्टिव स्केड्यूलिंग प्रिवेंट्स क्राइसिस ड्रिवन एग्जीक्यूशन का मतलब है, अगर आपने प्रोएक्टिव स्केड्यूलाइज किया तो फिर क्राइसिस ड्रिवन एग्जीक्यूशन से बच जाओगे। क्राइसिस ड्रिवन एग्जीक्यूशन जैसे Q1 में है,
फ़ौरन फ़ौरन करना है, ये भी रिसोर्स लगाओ, कॉस्ट बढ़ जाती है तो बढ़ने दो, बजट से ओवर बजटेड हो रही है तो होने दो चीज़ को, जितने पैसे लग रहे हैं लगने दो, बस ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए, फिर ऐसी फीलिंग ना आए अगर आप इसको प्रॉपर टाइम पे मैनेज करते रहेंगे। तीसरा है रिएक्टिव। रिएक्टिव में जो इंपॉर्टेंस होती है लो होती है, लेकिन उसकी डेडलाइन नज़दीक होती है। तो इसमें क्या करना होता है, एलोकेट मिनिमम टाइम एंड कंट्रोल एक्सपोजर। आप चाहते हो ये कंप्लीट हो ना हो, बस कंप्लीट कर दो, इसका आउटकम हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो ठीक है यार, बस इसको करके क्लाइंट को वापस करो। तो इसमें क्या होता है, अर्जेंट बट लो वैल्यू डिमांड्स, रूटीन कॉल्स, माइनर रिक्वेस्ट मस्ट बी एड्रेस बट टाइम एक्सपेंडिचर मस्ट बी डेलिबरेटली लिमिटेड। तो इसमें क्या होता है, बस आपको जल्दी जल्दी टाइम की होती है क्योंकि इसकी डेडलाइन नज़दीक होती है, अगर इसकी डेडलाइन गुजर गई तो हम इसको कर नहीं सकेंगे, बस इसमें दिमाग में ये चीज़ बैठ रही होती है। लेकिन इसका जो आउटकम होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, हमारे लिए Q1 और Q2 इंपॉर्टेंस रखते हैं हायरार्की में। टॉप पे Q1, सेकंड टॉप पे Q2, और फिर Q3 और फिर Q4 आते हैं। रिएक्टिव Q3, ट्रिवियल Q4 जिसकी हमें आउटकम की भी इतनी कोई परवाह नहीं है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो इसको डेलीगेट कर दो, डिफर कर दो, किसी और को दे दो करने के लिए, वो कर ले ना करे ना सही, कोई परवाह नहीं है। ऐसा ये ऐसा टास्क है। वर्क ऑफ मिनिमल कॉन्सिक्वेंस एड्रेस ओनली आफ्टर ऑल हायर प्रायोरिटी टास्क आर कंप्लीट, डेलीगेट वेयर फिजिबल। तो मतलब क्या होता है, जो ऐसे टास्क होते हैं आप एज एन एम्प्लॉय, मैं एज एन एम्प्लॉय, इनको अपनी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, इसका आउटकम भी लो होगा और जिसका अर्जेंसी भी कम होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको लिंगर ऑन कर देंगे, किसी और को दे देंगे, यार तुम कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे क्लियरली मेरा दिमाग बता रहा है कि इसका आउटकम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। Q1 क्रिटिकल है, सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका आउटकम और उसका जो अर्जेंसी है वो नज़दीक है और आउटकम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हमने उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। फिर दूसरा स्ट्रेटेजिक आता है जिसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत है लेकिन अर्जेंसी अभी नहीं है, 1 साल 2 साल, 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद है, तो हमने उसके लिए प्रॉपर अपनी चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना है ताकि हम टाइम भी उसको ख़त्म कर सकें, क्योंकि हम उसके जो आउटकम है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर तीसरी चीज़ आती है प्रोएक्टिव, सॉरी रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि भैया हमारे लिए आउटकम इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता लेकिन अर्जेंसी नजदीक है, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है होता है कर दो उसको, हम उसके ऊपर मिनिमम एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। और आखिर में हमारे पास आएगा ट्रिवियल। ट्रिवियल में हर चीज़ ही लो है, हमारे पास इंपॉर्टेंस भी लो है और अर्जेंसी भी इसकी कोई इतनी जल्दी नहीं है, तो हम इसको किसी और को दे देंगे, यार तुम करते रहो, हम डेलीगेट कर देंगे, हम अपने जूनियर इंप्लॉय को दे देंगे, हम अपने किसी कॉलीग को दे देंगे, यार ये तुम कर लो, मेरा काम नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ में हर इंसान ने ऐसे करना है। तो देखो जरा यहाँ पे ना एक चीज समझ लो, ये जो थ्योरी आपने पढ़ी अभी अभी क्वाड्रेंट मैंने पढ़ा है, इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंस रखती है और वो है आउटपुट। आउटपुट आउटपुट आउटपुट, आपको मिलेगा क्या, सॉरी मैं च्युइंगम खा रहा था, आपको मिलेगा क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। इस दुनिया में सारे फैसले आप इसी वजह से करते हो कि आपको मिलेगा क्या। एक एम्प्लॉई अपने तमाम डिसीजन इसी बेस पे लेगा कि उसको मिलेगा क्या। आप सोचिएगा कि आप भी सारे फैसले ऐसे ही करते हैं कि इन फैसलों के इवज, इन फैसलों के रिटर्न में, इन डिसीजंस के रिटर्न में आउटपुट क्या होगा जो आपको मिलेगा। क्या वो आउटपुट आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, अगर तो रखता है तो आप दिल जान लगाओगे उसके लिए, और अगर इंपॉर्टेंस नहीं रखता तो फिर काम खराब हो जाएगा, आप उसको किसी और को फेंक दोगे और कहोगे भैया मेरी जान छुड़वाओ, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। इंसान नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम टिप देखते हैं जो आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंस है, सॉरी इंपॉर्टेंस रखती है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। एग्जाम फोकस है, कैंडिडेट मस्ट करेक्टली क्लासिफाई टास्क इनटू आइजनहावर क्वाड्रेंट्स फ्रॉम सिनेरियो डिस्क्रिप्शन एंड रिकमेंड द अप्रोप्रिएट एक्शन। मतलब क्या हुआ, आपको आइजनहावर के रिलेटेड एक केस स्टडी आएगी, उसमें 2-3 लाइन का सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हुए आपने ये चीज डिसाइड करना होगा कि ये Q1 है, Q2 है, Q3 है या Q4 है। आपने वहां पे इसका पॉइंट आउट करना होगा, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, ये आपने माइंड में याद रखना है। ले जी 6.2.3 करते हैं, टेक्नोलॉजी एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये फोर्स मल्टीप्लायर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, सर ये क्या होता है। देखो, एक से भले दो, दो से भले तीन, स्मार्ट वर्क की बात हो रही है। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, आप स्मार्टफोन्स को यूज करते हो, आप लैपटॉप्स को यूज करते हो, आप एआई टूल्स को यूज करते हो, तो जो काम आपने एक दिन में करना है आप उसको 1 घंटे में कर सकते हो। रियलिटी में ऐसा ही होता है, जो काम आपने एक दिन में करने हैं आप उसको 1 घंटे में कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बुक लिखी, तकरीबन उस बुक को लिखने में मुझे लग गए कुछ 6-7 महीने लग गए। सीए की बुक थी, 6-7 महीने मैंने प्रॉपर टाइप किया, हर चीज़ की उर्दू लिखवाई, उसकी हेडिंग्स, मैं थोड़ी सी क्रिएटिव काम करता हूँ तो उसमें मैंने उर्दू भी इंक्लूड की हुई, 6 से 7 महीने लग गए। तब एआई टूल नहीं थे,
तब ये चैट जीपीटी ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं थी, और एआई एजेंट नहीं था, मुझे एआई एजेंट का पता भी नहीं था तब तो। खैर मैं चैट जीपीटी यूज़ नहीं करता, मेरा ख्याल है चैट जीपीटी पूरे दिन में मैं एमी 1 मिनट 2 मिनट के लिए यूज़ कर लेता हूँ। मैं अपना एआई एजेंट यूज़ करता हूँ जो मेरा पर्सनल एजेंट है। चले, अब जब ये एआई टूल्स आए, टेक्नोलॉजी आई, मैंने इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया, अपनी टीचिंग्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया और अपने दूसरे एनालिसिस के साथ इनकॉर्पोरेट किया, तो हुआ क्या? अब अगर आप मुझे कहते हो ना बुक लिखनी है, तो मेरा ख्याल है मैं 1 वीक में बुक लिख दूंगा। वो जो 7 वीक्स में मैंने 7 मंथ्स में मैंने काम किया था, मैं उसको 1 वीक में 7 डेज में सम अप कर लूंगा। ये हुआ क्या? ये हुआ फोर्स मल्टीप्लायर, कि मेरी जो फोर्स है वो डबल ट्रिपल 4 टाइम 7 टाइम 700 7,000 टाइम हो गई उस एआई टूल की मदद से। दिस इज कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर फॉर पर्सनल इफेक्टिवनेस, कि आप अपने जो काम 6 7 8 महीने में करते हो, आप ऐसे कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास है कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ईमेल कम्युनिकेशन है। प्राइमरी इफेक्टिव बेनिफिट इसमें क्या होता है कि एक तो सस्ती है, दूसरा ये है कि फ़ौरन डिलीवर हो जाती है, और तीसरा ये है कि इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। आप अभी एंटर करो, वहाँ पे अगले बंदे को मिल जाएगी। इसमें ये नहीं हो सकता कि डाकिया कहीं पे फेंक गए। डाक खाना होता था ना, उसमें लेटर पोस्ट करते थे, फिर वो जाता था, ब्ला ब्ला 15-20 दिन लग जाते थे बंदे पे पहुंचने में। ये ऐसा सीन नहीं है। तो यहाँ पे प्राइमरी इफेक्टिवनेस क्या है? असिंक्रोनोमस असिंक्रोनस असिंक्रोनस असिंक्रोनस, ये मुझे नहीं बोला जाता ज़्यादातर। Asynchronous communication enabling flexible response scheduling creates a written audit trail, eliminates phone tag, telephone tag। मतलब क्या हुआ? ईमेल एक ऐसी कमाल की चीज़ है, ये लाइंस आपने एक दफ़ा पढ़नी ज़रूर है और उसके वर्ड्स को याद रखना है। ये मैंने बुक से ही उठाई हुई आई ACCA की। करना क्या है? ईमेल आपको इनेबल करता है कि इसमें किसी भी किस्म का आपको ये शुबा नहीं रहता कि ईमेल में जो लिखा था वो भूल गया, क्योंकि ईमेल रिकॉर्ड होता है। जब आप जीमेल के थ्रू, किसी भी ईमेल ब्राउज़र के थ्रू, या सॉरी ईमेल इंजन के थ्रू ईमेल भेजते हो, तो वो रिकॉर्ड रहता है आपके पास भी और जिसको रिसीव हुई उसके पास भी। तो आप फ्यूचर में अगर आपने आज कोई पुरानी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, ढूंढना है, तो आप उस ईमेल में जंप कर सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। नंबर 3, इसमें रिस्क क्या हो सकता है? ये बेनिफिट होगा और ये इसका रिस्क होगा। इसमें रिस्क क्या हो सकता है? इसमें क्रिएटिव ईमेल मैनेजमेंट कैन कंज्यूम डिसप्रपोर्शनेट टाइम, रिक्वायर स्केजुअल प्रोसेसिंग विंडोज। मतलब क्या होता है कि कुछ ईमेल्स ऐसी होती हैं वो हर विंडोज़ या ब्राउज़र के ऊपर नहीं चलती, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर ब्राउज़र्स या विंडोज़ चाहिए होती हैं। ये बहुत कम रिस्क है। आज के दौर में ये रिस्क ख़त्म कर दिया जीमेल ने। आप जीमेल के ऊपर जैसी मर्जी टाइप की ईमेल भेज दो, जीमेल उसको एक्सेसिबल बनाता है हर इंसान के लिए, वो फ़ोन में क्यों ना हो या वो लैपटॉप में क्यों ना हो। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सेलफोन स्मार्टफोन ओपन नहीं करता। कुछ टाइप की वीडियोस होती हैं, कुछ टाइप की अटैच्ड फाइल्स होती हैं जिनके लिए आपको पर्टिकुलर पीसीस चाहिए होते हैं, वो मेरे लैपटॉप में भी ओपन नहीं होगा। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, भैया जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब है आज के दौर में व्हाट्सएप वीडियो कॉल है। आप 4-5 दोस्त हो, 4-5 मीटिंग करनी है, दूर दराज मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं, आप सिंपल उनको वीडियो कॉल करते हो, सब अपने अपने कैमराज ऑन करते हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप जो बात कर रहे हो एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे हो, जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ के। तो वीडियो कॉल इतना ज़्यादा आपको क्या देती है? आपको बेनिफिट देती है कि आप अगले बंदे के बिल्कुल सामने बैठ के बात कर रहे होते हो। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पेट्रोल कॉस्ट बच जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। बस आप अपने रूम में अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, वहीं से बैठ के कॉल करते हो, मीटिंग अटेंड करते हो, काम की बात डिलीवर करते हो, काम की बात सुनते हो और कहानी ख़त्म हो जाती है। प्रॉब्लम इसमें क्या आ सकती है कि टेक्निकल फेलियर होता है। ठीक है, टेक्निकल फेलियर होता है। नंबर 2, कुछ लोग होते हैं उनको स्क्रीन फटीग होती है, वो ज़्यादा देर स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते, थक जाते हैं। और नंबर 3 होता है इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्डिंग। इसमें आ, जब हम किसी इंसान के साथ मिलते हैं ना, तो हम इधर उधर की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा शुगल भी लग जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम इंसान है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंसान रोबोट होता है, इंसान सिर्फ काम की बात करता है, इधर उधर की कोई बात नहीं करता, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है और कल कल को अगर ऑडिट आता है कि मीटिंग हुई क्या थी, तो उसमें कोई इंसान बुरा मना सकता है आपके कैजुअल बिहेवियर पे। तो इसमें जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है वो रिड्यूस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। सबको पता है लैपटॉप्स और टैबलेट्स के बेनिफिट क्या हैं, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इंटरनेट एक्सेस मैं नहीं पढ़ा रहा, इंटरनेट और क्लाउड ज़रूरी है। देखो आजकल के दौर में क्लाउड क्या कर रहा है, आपको एक ऐसी थर्ड पार्टी मेमोरी, ऐसी थर्ड पार्टी स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कर रहा है
कि ऐसा डेटा जो आपके लैपटॉप में सेव नहीं है, आपके सेलफोन में सेव नहीं है, लेकिन आप उस डेटा को पूरी दुनिया में बैठ के अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस, आईडी एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। जितना मर्जी डेटा हो आपका, 10 GB, 10 TB, 1000 TB, जितना मर्जी हो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड आपको एक ऐसी थर्ड पार्टी सर्विस दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी आपके ऐसी कंपनीज जिनके ऑफिसेज यहाँ पे हैं, उनके क्लाइंट्स बाहर बैठे हैं, उनके एम्प्लॉयज़ भी बाहर बैठे हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज़ करते हुए एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर हायर कर लेते हैं, सेंट्रलाइज मेमोरी हायर कर लेते हैं, सेंट्रलाइज स्टोरेज हायर कर लेते हैं कि एक अमेरिका में बंदा बैठा है, एक पाकिस्तान में बैठा हुआ है, दोनों एक ही फाइल के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हैं, एक ही टास्क के ऊपर अलग अलग जगहों में बैठ के क्लाउड की मदद से काम कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड रिमोटली एक्सेसिबल ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, सिक्योर क्रॉस लोकेशन कोलैबोरेशन, रिड्यूस फिजिकल डॉक्यूमेंट डिपेंडेंसी। इसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, इसमें सारे का सारा आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सेव होगा। कहानी खत्म। रिक्वायर रिलायबल कनेक्टिविटी, हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका रिस्क है कि आपको प्रॉपर इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट गया तो ये भी गया। डेटा सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस ऑब्लिगेशन अप्लाई, ये है कि जो जिस थर्ड पार्टी ने आपको ये स्टोरेज प्रोवाइड की हुई है वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकती है। तो फिर इसमें ना रहता है एक शक शुबा रहता है कि हमारा डेटा किसी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले खतरनाक बंदे के हाथ में ना लग जाए, वो डार्क वेब पे सेल ना कर दे। ऑटोमेशन इन सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन का मतलब आज के दौर में एआई समझ लो। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन एट स्पीड। आप चैट जीपीटी से कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करवा सकते हो, डेटा प्रोसेसिंग करवा सकते हो, क्लॉड से करवा सकते हो, डीप सीक से करवा सकते हो, ग्रॉक से करवा सकते हो, परप्लेक्सिटी से करवा सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब आपको कॉम्प्लेक्स डेटा को खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ओरेकल में हैं, सैप में हैं, जो खुद ये सारे काम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आप जैसे मेरे जैसे स्लगिश लोग हैं, आप जैसे नहीं, मेरे जैसे जो स्लगिश लोग हैं, वो अपना काम एआई से, ऑटोमेशन से करवा लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आज आपने किसी की हाजिरी लगवानी है तो आप वीडियो कैमरा लगा दो यहाँ पे, वो कैमरा लगा हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, उसके अंदर आपने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, एक सॉफ्टवेयर ऐड करना है, कोलैबर उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। जिस जिस स्टूडेंट की वो तस्वीर लेता जाएगा उसकी वो अटेंडेंस मार्क करता जाएगा। कितने बजे स्टूडेंट क्लास में है, एक उधर दूसरी साइड पे लगा दो, एग्जिट पे लगा दो, एक एंट्रेंस पे और एक एग्जिट पे। स्टूडेंट क्लास से बाहर गया वो भी नोट कर लेगा। तो ये इन एंड आउट इसमें नोट होता रहेगा। तो ये हम ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे गार्बेज इन गार्बेज आउट रिस्क, ऑटोमेटेड आउटपुट रिक्वायर क्रिटिकल रिव्यू बिफोर यूज़। मतलब क्या होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब ये होता है कि इसमें एरर्स के चांसेस हैं। इसमें बार बार आपको पहले ट्रायल बेसिस के ऊपर उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये कैमरा बना लिया, उस सॉफ्टवेयर बना लिया अटेंडेंस वाला, ऑटोमेटिक अटेंडेंस वाला, तो बार बार आपको ये देखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट आ रहा है उसकी एक्यूरेसी क्या है। अगर एक स्टूडेंट की वो फोटो स्कैन करता है, तस्वीर चेहरा स्कैन करता है, तो वो कितना अच्छा स्कैन कर लेता है, और बार बार करना पड़ेगा ताकि उसमें एरर के चांसेस कम हो सकें। ये प्रॉब्लम इसमें हमेशा रहती है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह हमारा 6.2 भी ख़त्म हुआ। तो इसमें जो हमने पढ़ा, आपने एक दफ़ा एग्ज़ाम में या टेस्ट में करने से पहले इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि ये माइंड मैप है और तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए। लें जी, 6.3 करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनइफेक्टिव इंडिविजुअल टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल। मतलब इनइफेक्टिवनेस, मतलब क्या होता है अगर एक इनइफेक्टिव टीम है, एक इनइफेक्टिव मेरी तरह का इंडिविजुअल है और एक इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है पूरी की पूरी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, उसके नुकसानात क्या होंगे। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल लेवल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर मज़र एक इंडिविजुअल है मेरी तरह का इंसान और वो स्लगिश है, इनइफेक्टिव है, कामचोर है, काम आता नहीं है, अनस्किल्ड है, अनटैलेंटेड है, तो क्या नुकसान होगा। सबसे पहले मिस डेडलाइन। मज़र अपनी हमेशा डेडलाइन को मिस करेगा, क्योंकि मज़र को ये नहीं पता Q1 क्या है, क्रिटिकल क्या है, स्ट्रेटेजिक क्या है, रिएक्टिव क्या है। मज़र को ये पता ही नहीं है, तो मज़र डेडलाइन को मीट ही नहीं करेगा। नंबर 2, मज़र थका हुआ रहता है मेंटली तौर पे, मज़र का काम करने का दिल ही नहीं करता। तो होता क्या है, लेट डिलीवरी डिसरप्ट्स डाउनस्ट्रीम वर्कफ्लोज। डाउनस्ट्रीम किसे कहते हैं, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है आउटपुट, जहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं, जहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट सेल होगा उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है सेलिंग प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस। अगर आप डेडलाइंस को मीट नहीं करते तो आपकी जो सेलिंग प्रोसेसेस हैं, जो मार्केटिंग है, जहाँ पे डिलीवरी होनी है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर होंगी, वो राइट टाइम पे कस्टमर को डिलीवर नहीं होंगी। जब राइट टाइम पे कस्टमर को डिलीवर नहीं होंगी तो कस्टमर उनकी पेमेंट्स नहीं करेगा, जब कस्टमर उनकी पेमेंट्स नहीं करेगा तो आपके रेवेन्यूज डिस्टर्ब होंगे। ठीक है। इन अकाउंटिंग
Delayed financial statements prevent board decisions in manufacturing. Late production orders halt downstream assembly. मतलब क्या हुआ कि भैया अगर आप अकाउंटिंग फर्म हो या आप अकाउंटेंट ऑफ फाइनेंस के बंदे हो और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेडलाइन में नहीं बनाई, नहीं बना के डिलीवर की, तो जो बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड के बारे में डिसीजन होना है, जो बोर्ड मीटिंग में रिटेन अर्निंग के बारे में डिसीजन होना है, बोर्ड मीटिंग में अगर किसी के अप्रेजल्स के बारे में डिसीजन होने हैं, ये सब किसका शिकार हो जाएंगे? ये डिले का शिकार हो जाएंगे। इसी तरह डाउन स्ट्रीम मैंने एक्सप्लेन कर दिया मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड। पुअर क्वालिटी आउटपुट, मज़र जब भी कोई काम करेगा तो वो पुअर क्वालिटी होगा। जो टास्क मज़र को दिया जाएगा उस टास्क का जो एंड रिजल्ट होगा वो एफिशिएंट नहीं होगा। सिंपल है। तो फिर क्लाइंट भी नाराज़ होगा। जैसे मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, मैं उनको वैसे ठीक से पढ़ाता नहीं क्योंकि मैं इनफेक्टिव हूँ, तो स्टूडेंट्स मुझसे नाला हो जाएंगे। नाला मतलब नाराज़ हो जाएंगे। वो जाके प्रिंसिपल को कहेंगे कि वी नीड टू चेंज आवर टीचर बिकॉज आवर टीचर इज इनइफेक्टिव, आवर टीचर्स डजंट deliver the lecture in the right way, so we couldn't understand what he is teaching। तो फिर क्या होगा? फिर मुझे जो मेरे प्रिंसिपल हैं वो कहेंगे मज़र थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छे इंसान हो आप, इंसान अच्छे हो लेकिन टीचर अच्छे नहीं हो, तो लिहाजा घर जाओ। फिर ऐसा होगा। इनएफिशिएंसी कॉस्ट एस्केलेशन, देखो जब इंडिविजुअल इनएफिशिएंट होते हैं ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ सर्विस बढ़ती है, क्योंकि वो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो वो वेस्टेज ज्यादा करते हैं। जब रॉ मटेरियल वेस्टेज ज्यादा होगी तो पर पीस जो रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका रेवेन्यू डिस्टर्ब होगा, रेवेन्यू डिस्टर्ब मतलब आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? अब रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए या तो प्राइस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्राइस लेवल बढ़ाया जाएगा तो मार्केट में कस्टमर आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि आप प्राइसेस बढ़ा रहे हो ना। कस्टमर और आपके दरमियान जो लॉयल्टी है वो गैप आता जाएगा, लॉयल्टी गैप क्रिएट हो जाएगा। आपने उस लॉयल्टी गैप को ब्रिज करना था, लेकिन आपने वो ब्रिज की बजाय वो लॉयल्टी गैप को वाइडर कर दिया मेरी इनइफेक्टिवनेस की वजह से। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, मैं इनइफेक्टिव हूं तो मुझे पता ही नहीं है मेरे बॉसेस के साथ कब क्या कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन के पैटर्न्स क्या होते हैं। मुझे कम्युनिकेशन के पैटर्न्स को फॉलो ही नहीं करना आता क्योंकि एज अ इंसान मैं इनइफेक्टिव हूं। तो फिर होगा क्या? मेरी टाइमली फीडबैक, टाइमली ऑर्डर, टाइमली कमांड, टाइमली रिपोर्ट सब फेल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे 1 से 2 महीने में फायर कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो लिहाजा आपने इनइफेक्टिव नहीं होना। नंबर 2 पढ़ते हैं इसका, ऑपरेशनल डिपेंडेंसीज, हाउ इंडिविजुअल फेलियर बिकम सिस्टमैटिक। अगर एक कंपनी में 3 4 5 10 15 20 40 50 100 बंदा, 100 इंडिविजुअल्स इनइफेक्टिव हो गए, एक कंपनी में 100 इंडिविजुअल्स इनइफेक्टिव हो गए, तो होगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ सर्विस आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी हायर मैनेजमेंट के, तो हायर मैनेजमेंट स्ट्रेस आउट हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी का यहाँ पे क्या मतलब है? एन ऑपरेशनल रिलेशनशिप इन विच अ डाउनस्ट्रीम टास्क प्रोसेस और इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोसेस अंटिल अ प्रोसीडिंग अपस्ट्रीम आउटपुट हैज बीन डिलीवर्ड। मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में ना हर चीज चेन के हिसाब से चलती है। अगर मैं डिलीवर करूंगा, दूसरे टीचर डिलीवर करेंगे, तब आप एग्जाम में अपेयर होंगे, तब आप पास होंगे, तब आपके आउटपुट आएंगे, कॉलेज कह सकेगा कि हमने स्टूडेंट्स को टीच किया। अब जैसे मैं अभी की बात करता हूँ, अभी सख्त मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पसीने आ रहे हैं, इवन कि ये पीछे से मेरे बालों से ड्रिपिंग हो रही है क्योंकि एसी काम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या होगा? किसी बंदे की ड्यूटी थी एसी सही होने चाहिए थे, उस चेक करने चाहिए थे कि एसी काम कर रहा है कि नहीं। किसी की ड्यूटी थी, उसने नहीं की, वो अपस्ट्रीम में था, उसने अपना काम नहीं किया, तो उसके काम का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। अगर मैं अपना काम ठीक नहीं करूंगा तो मेरे काम का खामियाजा मार्केटिंग टीम, प्रिंसिपल को, हायर मैनेजमेंट को भुगतना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब जो डिपेंडेंसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो हर डिपार्टमेंट दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। अगर एक डिपार्टमेंट, एक इंडिविजुअल अपना काम ठीक नहीं करेगा तो जो उसकी वजह से दूसरा बंदा होगा वो हर्ट होगा, तो वो हर्ट होगा तो तीसरा बंदा हर्ट होगा, तो एक चेन चल पड़ेगा हर्ट होने का, और ये कभी रुकने वाला नहीं है। जैसे आप मिसाल ले लो ना, आप घर में अम्मा सुबह लेट उठती हैं, आप ब्रेकफास्ट नहीं करते, ब्रेकफास्ट किए बगैर कॉलेज आ गए, तो अम्मा के लेट उठने का इंपैक्ट आपके ऊपर आया। अब आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, भूख लगी हुई है, आपको गुस्सा आएगा, आप अपने दोस्त के साथ गुस्सा करोगे। अम्मा के लेट उठने का इफेक्ट आप पे आया, आपको भूख लगने का इफेक्ट आपके गुस्से की वजह से आपके दोस्त पे आया। अब आपने दोस्त से गुस्सा कर लिया, दोस्त का मूड खराब हो गया। अब जो दोस्त के ऊपर इफेक्ट आया, ठीक है, वो जाना है उसके दूसरे दोस्त के ऊपर क्योंकि उसका मूड खराब है, या उसके क्लास वर्क के ऊपर क्योंकि वो क्लास में एफिशिएंटली फोकस नहीं रहेगा। तो जब आपके दोस्त का मूड खराब हुआ और वो क्लास में फोकस नहीं रहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा। अब वो घर जाएगा, वो सीख नहीं पाया, नेक्स्ट डे टेस्ट था, टेस्ट में उसने परफॉर्म अंडर परफॉर्म किया, वो फेल हो गया।
वो फेल हो गया तो उसकी रिपोर्ट गई उसके घर पे, उसके पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स पढ़ के स्ट्रेस में आ गए कि हमारा बच्चा बच्ची फेल हो गए हैं। अब उनको ये नहीं पता कि वो स्टूडेंट फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसके पीछे आपकी अम्मा का कसूर था। आपकी अम्मा लेट उठी है जिसकी वजह से आपको भूख लगी हुई थी, नाश्ता नहीं किया, आपने भूख में उस पर गुस्सा किया, उसने गुस्से से अपना मूड खराब किया, मूड खराब करके उसने पढ़ा नहीं, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट फेल आ गया। फेलियर की वजह से उसके पेरेंट्स क्या हो गए, डिस्टर्ब। तो पूरे का पूरा चेन बन गया, पूरे का पूरा चेन बन गया। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिपेंडेंसी। एक इंडिविजुअल दूसरे पे इसी तरह डिपेंडेंट होता है। ये तो मैंने बच्चों को समझाने के लिए बस एग्जांपल दे दी, तो बात याद रहेगी आपको, उम्मीद करता हूं रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। ये सारी वही बातें लिखी हैं, ये इसमें सारी वही बातें लिखी है जो मैंने भी आपको समझाई हैं। एग्जाम्पल है इसकी, कुछ एग्जाम्पल जरा समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जितना बातें मैंने उर्दू में समझाई हैं ये इंग्लिश में लिखी हुई हैं, और कोई फर्क नहीं है। तो आपने एक दफा इसको पढ़ लेना है और मेरे पीछे नहीं भागना। हाँ, कुछ समझना है तो प्लीज भागिएगा, मुझसे जरूर पूछिएगा। टीम लेवल इनइफेक्टिवनेस, भाई अगर टीम इनइफेक्टिव हुई तो क्या होगा? सबसे पहले लीडरशिप डेफिशिएंसी। टीम तभी इनइफेक्टिव होती है जब लीडर इनइफेक्टिव होता है। लीडर अपनी टीम को उस तरह ट्रेन नहीं कर पाता, लीडर इनइफेक्टिव हुआ, पूरी टीम इनइफेक्टिव हो गई। तो जब पूरी टीम इनइफेक्टिव हुई तो पूरा टास्क जो आउटपुट प्रोड्यूस करना था, रिक्वायर्ड आउटपुट, वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा क्या होगा, आप लोगों को बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। इंट्रा टीम कॉन्फ्लिक्ट, अगर टीम इनइफेक्टिव हुई, लीडरशिप फेलियर हुआ, तो टीम के अंदर एक दूसरे के लोग इख्तलाफ में आएंगे, एक दूसरे से लोग उलझ पड़ेंगे। देखो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूं इंट्रा टीम कॉन्फ्लिक्ट के। लीडरशिप फेलियर क्या होता है, अगर मैं आपके सोशल लाइफ से, आपकी फैमिली से आपको मैं एग्जांपल दूं इसकी, ठीक है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो जाएंगे, तब देखिएगा। अगर एक पेरेंट, एक मां बाप इनइफेक्टिव हुए लीडरशिप में, उनको मेंटेन नहीं करना आता अपने घर का पीस, अपने घर का इन्वायरमेंट, तो होगा क्या? जो बच्चे होंगे, अगर पेरेंट्स आपस में इनइफेक्टिव होंगे, इनएफिशिएंट होंगे, लड़ेंगे, पीस मेंटेन नहीं करेंगे, तो उन जो टॉक्सिसिटी है उनके बच्चों में ट्रांसफर होगी। बॉयज और गर्ल्स, अब बॉयज और गर्ल्स में वो टॉक्सिसिटी ट्रांसफर हुई तो पूरी वो जो घर है उसके अंदर अगर 5 लोग रहते हैं तो ये 5 लोगों की टीम है, अब वो इनइफेक्टिव हो गए। अब जो जो काम ये दो, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, उनके बच्चे और ये दोनों मियाँ बीवी करेंगे, वो इनइफेक्टिव होंगे। वो रिश्तेदारों से इख्तलाफ में रहेंगे क्योंकि टॉक्सिसिटी ब्रेन में इनकलकेट हो गई ना। फिर उसके बाद अगर उनके किसी बड़े बेटे बड़ी बेटी की शादी हो जाती है, तो बहू आ रही है, तो वो जो लीडरशिप फेलियर था ना शुरू में, वो बहू के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। वो बहू को टॉन्ट करेंगे, बहू के लिए टॉक्सिसिटी मेंटेन करके रखेंगे अपने घर में। तो जो बेटा होगा ना वो भी टॉक्सिक है, अब वो भी अपनी वाइफ को प्रॉब्लम में लेके आएगा, वो भी अपनी वाइफ को हर्ट करेगा। तो हुआ क्या, एक टीम इनइफेक्टिव हुई क्योंकि लीडरशिप फेलियर था, जिसकी वजह से उस टीम में जुड़ने वाला हर न्यू मेंबर हर्ट होगा। अब उस आने वाली लड़की जिसकी शादी हुई है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो डाइवोर्स लेगी या वो भी उनकी तरह टॉक्सिक हो जाएगी। वो तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। तो मोस्टली केसेस में वो उनकी तरह टॉक्सिक हो जाएगी। तो उस टीम में हर जुड़ने वाला नया बंदा, हर जुड़ने वाला नया इंप्लॉय टॉक्सिक होता जाएगा। अदरवाइज वो उस टीम में सर्वाइव नहीं कर सकेगा, टीम से बाहर भाग जाएगा। वो जॉब से रिजाइन कर देगा या टीम छोड़ के किसी दूसरी टीम का हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे माशरे में आपने लीडरशिप फेलियर देखना है तो सबसे पहले अपने घर में देखिए। अगर आपके घर में लीडरशिप फेलियर नहीं है तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजारते हो, आपके साथ जुड़ने वाला हर इंसान पॉजिटिव रहता है आपकी वजह से, आपके पूरे घर के इन्वायरमेंट की वजह से, क्योंकि आपकी लीडरशिप ने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा, जिसकी वजह से पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद उनके बच्चे, इन सब में पॉजिटिव ट्रेट्स थे। तो आने वाले हर नया टीम मेंबर बेहतर महसूस करेगा, ना कि लड़ाई झगड़े में रहेगा। तो इस किस्म की जो फैमिलीज होती हैं या इस किस्म की जो टीम्स होती हैं, उनके जो आउटपुट्स होते हैं वो बड़े फ्रूटफुल होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस एग्जाम्पल के बाद आप इसको भूलेंगे नहीं। डिपेंडेंसी और अंडर परफॉर्मिंग मेंबर्स, अच्छा जी, ये डिपेंडेंसी और अंडर परफॉर्मिंग मेंबर्स क्या होते हैं? एक टीम में अगर 4-5 ऐसे मेंबर हैं जो 100% पोटेंशियल से काम करते हैं, 3-4 ऐसे मेंबर हैं जो कामचोर हैं, तो वो टीम के जो फाइनल आउटपुट होगा वो 100% फ्रूटफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये चेन सिस्टम है। अगर एक बंदा सही काम कर रहा है, दूसरा सही काम नहीं कर रहा, इसने सही काम करके इसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, इस बंदे ने सही काम नहीं किया, तो जो अगला बंदा है वो इसकी वजह से खराब हो जाएगा और अल्टीमेटली जो फाइनल आउटपुट है
वो बेहतर नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से ले लें। एक बंदा बहुत एफर्ट करता है, क्रिकेटर है, यानी कि क्रिकेट खेलता है या बॉलिंग करता है या विकेट कीपिंग करता है या वैसे कीपिंग वो करता है, क्या कहते हैं, फील्डिंग करता है, वो पूरी जान मार रहा है, 5-6 टीम मेंबर पूरी जान मार रहे हैं, बाकी 6-7 टीम मेंबर ईयशी कर रहे हैं ड्यूरिंग मैच। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको पता ही है क्या होगा, हार जाएंगे। तो ये उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जो आपके सामने है। और आखिर में है साल्यूट वर्किंग। साल्यूट वर्किंग का मतलब होता है टीम मेंबर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। भाई साल्यूट का मतलब साइलोस से निकला है, साइलोस का मतलब होता है अकेले काम करना। अगर आप टीम का हिस्सा हो लेकिन आप इंडिविजुअलिज्म पे भरोसा करते हो, कलेक्टिविज्म पे भरोसा नहीं करते, तो तब भी टीम के आउटकम जो होंगे, आउटपुट होंगे, वो फ्रूटफुल नहीं होंगे। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे क्या है, टीम मेंबर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली रादर देन शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग वन अनदर क्रिएट्स कॉम्बिनेशन फेलियर दैट कंपाउंड ओवर टाइम। तो भैया जितने टीम मेंबर हों, इफेक्टिव हों या इनइफेक्टिव हों, अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करेंगे, टीम को टीम समझ के काम नहीं करेंगे, तो उस टीम के जो आउटपुट हैं वो फ्रूटफुल नहीं निकलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आउटपुट फ्रूटफुल ना हुआ तो जो टास्क है वो टाइम पे बेशक डिलीवर कर दो, वो इनइफेक्टिव होगा, क्लाइंट आपसे खुश नहीं होगा, उसका अल्टीमेट जो उस टास्क को आउटपुट से हमने जो आगे काम लेना था, हम वो काम इफेक्टिवली ले नहीं पाएंगे।